थर्सडे यानी कल एक बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन होने जा रहा है, क्योंकि इजराइल ने अल कुद्स मस्जिद, अल अक्सा मस्जिद में एक जूविश और एक यहूदी या कहिए जायनिस्ट मार्च, फ्लैग मार्च अलाउ कर दिया है। दोनों तरफ से टेंशन बहुत ज्यादा है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, हमने कल आपको हिजबुल्लाह की जबरदस्त मार के बारे में बताया था। आज पूरी हालत यह है कि जो नफ्तुल्ला फॉरेस्ट है, जिसके बारे में मैं बता रहा था आपको, जहां हिजबुल्लाह ने रॉकेट के एक के बाद एक जो मार की, उससे आग लग गई। वो आग फैलती चली जा रही है, वो आग फैलती चली जा रही है और किसी के पास कोई आइडिया नहीं है कि उस आग को कैसे रोके। इजराइल जितना बड़ा देश, वहां पर ये आग नहीं रोक पा रहे हैं। पूरी कोशिश इन्होंने कर ली, नहीं रोक पा रहे। और एक बार आपको और बता दें, 17 आईडीएफ सेटलर्स और सोल्जर्स घायल हो चुके हैं। उसके बाद सफद इलाके में एक और आग लग गई है, और सफद इलाका भी उत्तरी इजराइल का इलाका है, और वहां पर ऐसी आग लगी है कि वो भी बढ़ती चली जा रही है। और उसको भी बुझाने में करीब 21 आईडीएफ के सोल्जर्स या इजरायली सेटलर्स घायल हो चुके हैं। इस तरह की वारदातें लगातार एक के बाद एक हो रही है। अब चलिए सबसे बड़ी खबर में आते हैं कि जो थर्सडे को यानी कल एक फ्लैग मार्च अलाउ कर दिया है इजरायली सरकार ने। अल अक्सा जो मस्जिद है, उसके अंदर से एक यहूदियों का फ्लैग मार्च निकलेगा। अच्छा, वो फ्लैग मार्च जो है ये उस दिन को सेलिब्रेट करता है, ये एनुअल इवेंट है, लेकिन हर बार ये अल अक्सा मस्जिद के बाहर होता है। कई बार कोशिश की अंदर आने की, लेकिन उसमें बड़ा विरोध हुआ, तो उसकी वजह से उस तरह का एक जो होता है ना कि अल अक्सा मस्जिद के अंदर घुस जाएंगे, एकदम उसको अपवित्र कर देंगे, उस तरह की स्थिति नहीं हो पाई पहले। अभी कल हो सकती है। और होता क्या, ये सेलिब्रेट क्यों होता है? क्योंकि ये जो हिस्सा है ईस्टर्न जेरूसलम का, ये इसी दिन यानी जो कल दिन है, उसमें जो जूविश कैलेंडर के हिसाब से उसी दिन ये ईस्टर्न हिस्सा जेरूसलम का कब्जा किया था इजराइल ने। और अब ये देखिए, ये इजराइल के साथ शुरू में नहीं था, पहले में नहीं था, मतलब ये पहले नहीं था। ये जब वेस्ट बैंक एनेक्स किया जॉर्डन से 1967 वॉर में, तब जाके जेरूसलम इनके कब्जे में आया, और वो इन्होंने अभी तक उसको वैसा का वैसा रखा है। तो सवाल यहां पर यह है कि जो ये होने जा रहा है, इसमें किस तरह के क्लैशेस होंगे। सबसे पहले मैं आपको इस घटना के बारे में बता दूं कि जो इजराइल के जो मंत्री हैं इतामर बेन गिविर, बहुत ही नोटोरियस, बहुत ही मतलब खूंखार टाइप के, खूंखार मतलब अपनी बातों में, वैसे तो ग्राउंड पे जो हालत इजराइल की है हमास के, वो अलग बात, लेकिन इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम कल डमस्कस गेट जो अल अक्सा मस्जिद का है, उसके थ्रू हम पास करेंगे, एंड द ज्यूज विल स्टॉर्म अल अक्सा मॉस्क। ये ज्यूज की बात कर रहे हैं, ये ज्यूज के प्रतिनिधि ही नहीं है, ये तो जायनिस्ट हैं। तो चलिए, जहां मैं ज्यूज कह रहा हूं, यहूदी कह रहा हूं, उसको जायनिस्ट पढ़िएगा, लेकिन इनकी भाषा में, द ज्यूज विल स्टॉर्म अल अक्सा मॉस्क। All generals in Gaza told me that in every home they enter, they see the picture of Al-Aqsa. We have to beat them. मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि अल-अक्सा मस्जिद के कंपाउंड को जो हमारे जायोनिस्ट फॉलोअर्स हैं, ये स्टॉर्म करेंगे, घुस जाएंगे, जो भी चाहे ये करेंगे। और उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अल-अक्सा के हर घर में, यानी हर मुस्लिम या क्रिश्चियन घर में अल-अक्सा की तस्वीर है। जैसे वहां पर कोई घुसता है, या इजरायली सोल्जर्स ने, जनरल्स ने उनको बताया है कि हर घर में तस्वीर है, और हमें इस पूरी चीजों को हराना है। अरे इसका क्या मतलब है कि एक घर में तस्वीरें अल अक्सा मस्जिद की कोई रख रहा है, उसको हराने का क्या मतलब है कि उन तस्वीरों को निकाल के फेंकोगे? सारे घरों में तो नहीं तुम कर सकते, कुछ में भी करोगे तो क्या होगा? वहां पर बहुत बड़ा एक कन्फ्रंटेशन होने जा रहा है। या तो इजराइल पीछे हटेगा, नहीं तो रेजिस्टेंस ने वार्निंग दे दी है कि हम किसी भी तरीके से अल अक्सा मस्जिद पे कोई भी आंच आने नहीं देंगे। इसके बाद देखिए क्या हो रहा है। जो वहां के जो 3,000 जो जायनिस्ट पुलिस ऑफिसर यानी इजराइल के पुलिस ऑफिसर्स, वो डिप्लॉय होंगे उस मार्च को प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों तरफ से। उसके बाद जो सेटलर्स हैं, इजरायली सेटलर्स, उन्होंने अभी से इस तरीके की बातें करनी शुरू कर दी, और जब भी वो निकालते हैं मार्च, तो उनके जो स्लोगन होते हैं, आप देखिए, ये इनका सो कॉल्ड एक वो है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जेरूसलम जो हमारे कब्जे में आया। लेकिन इन्होंने ये जो नारे लगाते हैं, द सेकेंड नकबा इज कमिंग, दूसरा नकबा आ रहा है, डेथ टू द अरब्स, सारे अरबों को मार दो।
और आप देखिए कि लगातार जो है इसमें इजराइल का जो पूरा एक सारी धाराओं के लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, इसको कोई विरोध नहीं करता है। तो इसलिए जो रेजिस्टेंस ने कहा है कि देखिए इसमें इस मामले में इजराइल में चाहे कोई इधर हो या उधर हो, चाहे लिबरल हो चाहे वो कंजर्वेटिव हो, चाहे नेतन्याहू के साथ हो चाहे ना हो, लेकिन इस मामले में सब जायनिस्ट हो जाते। तो देखिए ये एक लड़ाई दो समाजों के बीच की लड़ाई है, दो सभ्यताओं के बीच की लड़ाई है, एक पूर्वी सभ्यता और एक पश्चिमी सभ्यता। और ये सभ्यता जाके जेरूसलम पे केंद्रित होती है। जेरूसलम की लड़ाई ही असली लड़ाई है। और इसीलिए हमने भी यहाँ देखिए हिंदू सनातन धर्मियों में जो यहाँ पर जो बीजेपी हारी है उत्तर प्रदेश में, इसमें बहुत बड़ा हाथ हिंदू सनातन धर्मियों का और ब्राह्मणों का रहा है। और उसमें जो ब्राह्मण मुस्लिम दलित हैं, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया भी है, और यहाँ पर हम इस चेतना को आगे बढ़ा रहे हैं। जेरूसलम जो है वो हमारे लिए भी पवित्र है, और वो क्यों पवित्र है हमारे लिए, उसके लिए हमारे धर्म शास्त्रों में क्या लिखा है, वो सारी बातें भी सामने लाने वाले हैं। देखिए ये बड़ा काम है और इसमें आप मेरा सहयोग करिए। अब देखिए फिलिस्तीन की जो घटनाएं हैं उसमें देखिए आज क्या हुआ कि जो दो गाजा में, जो मध्य गाजा में जो दो शिविर हैं रेफ्यूजीज के, उस पर इजरायली एयरक्राफ्ट ने बम्बार्डमेंट किया। और इतना भयंकर वो बम्बार्डमेंट था, करीब उसमें करीब 17 से 18 उसमें लोग मारे गए। लेकिन उसमें एक नौजवान निकला जो घायल था, और घायल होते हुए वो चिल्ला रहा था। उसने कहा इजराइल सुन लो, मतलब पूरा उसने कैमरे के सामने उसने कहा इजराइल सुन लो, हर घर में यहां प्रतिशोध है। जो तुम पे होने जा रहा है वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही खतरनाक है, जिसको सुन के हमारी भी रूह कांप जाती है। हर घर में प्रतिशोध है और हम इसका बदला लेंगे, हम इसका बदला लेंगे। ये जो देखिए पूरी बात सामने आ रही है, ये जो तेवर है, उसी इन्हीं तेवर की वजह से देखिए आज करीब एक जगह करीब 15 इजरायली सोल्जर्स, और एक जगह गाजा में 15 इजरायली सोल्जर्स और एक जगह 8 इजरायली सोल्जर्स, दो जगह एम्बिश हुए गाजा में। एक तो राफा में हुआ 8 सोल्जर्स वाला, और 15 सोल्जर्स वाला ये मध्य और उत्तरी गाजा के बीच में हुआ। और यहां पर जो दोनों जो एम्बिशेस हुए, उनमें आप देखिए जो फिर वही बात कि ट्रैप किया गया, उसमें पहले लुभाया गया और उसके बाद मारा गया। और एक में तो क्या हुआ कि जो तीन बार मतलब उसको उन्होंने आगे किया। और उसमें फिर वही बात जो कल भी एक बहादुरी की बात आई थी कि जो घायल फिलिस्तीनी जो रेजिस्टेंस के सोल्जर्स, उन्होंने कहा था हमारे कंधे पे रख के बंदूक चलाओ, जिसको देख मतलब अपने साथियों से कहा था, जिसको देख के इजरायली सोल्जर्स घबरा गए थे एकदम, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। आज भी जो फाइटर्स थे वो उसी मूड में थे, लेकिन आज इजरायली सोल्जर्स की हिम्मत ही नहीं हुई उनको मारने की। क्योंकि जब वो एक जैसे इजरायली सोल्जर्स का 15 सोल्जर्स का दस्ता जा रहा था अल साबरा, जो एक नेबरहुड है गाजा का, तो उसके ऊपर जो अटैक हुए हैं, तो वो ऐसे में एक बिल्डिंग से गुजर रहे थे। और उस बिल्डिंग में वो बिल्डिंग पहले से बॉम्ब्ड आउट बिल्डिंग है, मतलब उसमें वो केवल नाम मात्र की बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन पूरी तरह से वो बॉम्ब से छलनी हो चुकी बिल्डिंग। जब उस बिल्डिंग से गुजर रहे थे और उस बिल्डिंग में सब दिख रहा है कि भाई अगर कोई है अंदर तो आदमी देख सकता है, तो वो सब देखते हुए आ रहे थे, ऐसा नहीं है, हर चीज चेक कर रहे थे। 15 लेकिन आईडीएफ सोल्जर्स जब वहां से गुजरे तो उनके ऊपर हमास के रेजिस्टेंस फाइटर्स कूद पड़े। अब मैं आपको क्या बताऊं, 1857 में दिल्ली की लड़ाई में यही हुआ था। दिल्ली की लड़ाई में जब अंग्रेज घुसे कश्मीरी गेट से 12 सितंबर 1857 को क्या हुआ था, नहीं सॉरी 14 सितंबर 1857 को क्या हुआ था, जब अंग्रेज कश्मीरी गेट से दिल्ली में घुसे। बहादुर शाह जफर की हुकूमत थी, उनके साथ मतलब हिंदू मुसलमान दोनों अपनी जान पे जान लगा के उनकी रक्षा कर रहे थे, पूरी दिल्ली के लिए लड़ रहे थे और पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे, एक आज़ाद हिंदुस्तान के लिए। उन लोगों ने जो चार्ज हुआ है, जिसको हम लोग चार्ज ऑफ द जिहादीज कहते हैं, जो करीब 2000 जिहादी जो ज़्यादातर टोंक से आए थे, टोंक और अगल बगल की रियासतों से, वो लोग जामा मस्जिद पे थे। अब कश्मीर जो दिल्ली से परिचित हैं, आप देखिए कश्मीरी गेट से लाल किले का डिस्टेंस मात्र 3 किलोमीटर का है, जामा मस्जिद उसके आगे है 2-3 किलोमीटर और लगा लीजिए। जामा मस्जिद पे से करीब 2000, जब जैसे ही अंग्रेज घुसे कश्मीरी गेट से, जामा मस्जिद से करीब 2-3 हज़ार जो कैवेलरी फाइटर्स हैं उन्होंने चार्ज किया। और वो चार्ज करते करते 5-6 किलोमीटर वो ऐसे एक जैसे लोहे की एक बहुत बड़ी छड़
रैम करती है, उस तरह से वो अंग्रेज़ों में घुस गए। और उसके बाद जब वो घुसे पूरा जैसे, और जब वो घुसे तो उसके बाद फाइटर्स अपने खंजर ले लेके घोड़ों से उतर के अंग्रेज़ों को मारने लगे। और इतनी भयंकर वो मार थी कि अंग्रेज़ों को पीछे हटना पड़ा। दिल्ली, सोचिए, लाल किला पहुंचने तक उनको 7 दिन लग गए। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस, 7 दिन, इतना भयंकर रेजिस्टेंस था। और 12,000 ब्रिटिशर्स एंटर किए थे। जब लाल किले पहुंचे तो केवल 2,000 बचे थे। 10,000 अंग्रेज वहीं कुत्तों की तरह मारे गए। और क्या हुआ फिलिस्तीन में? क्या हुआ फिलिस्तीन में? जब ये जो गाजा में इजरायली सोल्जर्स थे, उनके ऊपर यहाँ 15 थे, लेकिन आप टैक्टिक्स देखिए कैसे रेजिस्टेंस की टैक्टिक्स मिलती हैं। तो जो ऊपर जो अंदर मकान के रेजिस्टेंस फाइटर्स थे, वो उन्होंने अपने वो इजरायली सोल्जर्स के ऊपर गिर गए, करीब 6 की संख्या में। और जब वो गिरे हैं तो और इस स्टाइल से वो गिरे, पहले से, मतलब जैसे उनको पहले से ट्रेनिंग हो, कि उसमें से 15 में से करीब 12 सोल्जर्स तो वहीं चित्त हो गए, क्योंकि एक एक आदमी जो है, करीब समझ 6 फिलिस्तीनी फाइटर्स थे, एक एक आदमी दो इजरायली सोल्जर्स को लेके गिरा। और उसके बाद जो बाकी जो 3 इजरायली सोल्जर्स थे, उनको कुछ समझ में नहीं आया। उनको लगा कि कुछ होने वाला था, उधर से गोली चली और उसमें से एक इजरायली, मतलब स्नाइपर्स भी बैठे थे, उन्होंने गोली चलाई, एक इजरायली सोल्जर को लगी, वो घायल हो गया, मरा नहीं, घायल हो गया। बाकी दोनों सोल्जर्स जो जो जैसे मैंने बताया ना, 12 तो जमीन पे थे, 3 जो बचे थे उसमें से एक को गोली लगी। बाकी जो 2 सोल्जर्स थे, उस एक को, पहले तो भागे वो, जैसे होता है स्नाइपिंग फायर जैसी होती है, ये लोग आईडीएफ के लोग भागते हैं। भागने के बाद ये आए वापस, जो घायल सोल्जर है उसको ले जाने की इन्होंने कोशिश की। तब तक इधर जो बाकी जो करीब 12 आईडीएफ सोल्जर जमीन पे गिरे थे, उनको गोली मारी जा चुकी थी। और उनको जो है करीब 12 में से 6, जब तक फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लड़ाके वहां से विड्रॉ करे हैं, तब तक 6 लोग या तो मारे गए थे या घायल हो गए थे। ये देखिए एक बड़ी घटना हुई। दूसरी बात, राफा में जो एक इसी तरह से 8 आईडीएफ के सोल्जर्स का दस्ता वो राफा में घुस गया था। और इस बार उन्होंने दूसरा रास्ता लिया। इस बार उन्होंने वो जो धंसा हुआ चौराहा है उसको उन्होंने अवॉइड किया और वो एक दूसरे रास्ते से उन्होंने घुसने की कोशिश की। लेकिन उस दूसरे रास्ते में माइंस बिछी थी। अब बताइए, इतनी जो प्लानिंग की बात है, उस दूसरे रास्ते में उनको पता था, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को, कि इजराइल दूसरे रास्ते से आएगा। ये वो कहानी नहीं है जैसे पहले की कहानियां होती थी कि कोई फौज किले को घेरे हुए है और फिर उसके बाद किले में घुस नहीं पा रही, फिर किले का भेदिया कुछ बता देता है कि देखो ये गुप्त रास्ता है, तो वहां से फौज घुस जाती, जैसे टीपू सुल्तान के साथ हुआ। लेकिन ये जो है, ये वो लड़ाई नहीं है। यहाँ पर आप जो एक ऐसा गुप्त रास्ता, मतलब जो बहुत कम यूज करते थे राफा के अंदर घुसने का, वो एक छोटी सी पगडंडी टाइप है। वहां से इजरायली सोल्जर्स ने घुसने की कोशिश की। 8 इजरायली सोल्जर्स, उनके आगे ही माइन फट गई, वो घबरा गए। उसके बाद गोली चली, उसमें से 4 या तो मारे गए या घायल हो गए। ये लगातार देखिए एक फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का अपना एक इनिशिएटिव और ऑफेंसिव बना हुआ है। उसके बाद देखिए जेनिन कैंप में एक आईडीएफ ने इन्वेड करने की कोशिश की और आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा। ये बुरी तरह से मिशन फेल हुआ। हिजबुल्ला ने देखिए, और जगह जगह हिजबुल्ला तो जैसे मतलब उसको पूरी खुली छूट मिल गई। इजराइल एक्चुअली पीछे हट गया नॉर्थ गाजा, वहां से ना, नॉर्थ इजराइल से। तो नॉर्थ इजराइल से पीछे हटने से पूरा जल रहा है भाई, धू धू करके जल रहा है। तो हिजबुल्ला को तो जैसे पूरी तरीके से आप देखिए कि जैसे उन्होंने वो उनको पूरा एक वो मिल गया है और वो अपना काम कर रहे हैं। और उन्होंने इजरायली सेना को इतना डिमोरलाइज किया है, जो सबसे बड़ी बात है कि जो सोल्जर्स के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हम लोग को डिमोरलाइजेशन हुआ है वो इतना है कि हम गाजा के अंदर नहीं जाएंगे। ये हिजबुल्ला के पूरे उससे हुआ। और हिजबुल्ला ने एक और लिस्ट जारी की है। उन्होंने किस तरह से जबदीन साइट, तहयात ट्रायंगल, ये एक नई साइट है आईडीएफ की, वहां उन्होंने अटैक किया। माले गोलानी उन्होंने वहां अटैक किया। बराम फॉरेस्ट, ये एक और देखिए नेक्स्ट बराम फॉरेस्ट होने जा रहा है, जो यहाँ पर जो अपर गलीली, उसके बाद वो जो नेतफुला फॉरेस्ट है, उसके बाद जो यहाँ पर सफद में जो आग लगी, अब ये जो बरम फॉरेस्ट है इसको इन्होंने टारगेट किया। एक और जगह इन्होंने जो नकौरा एक टाउन है इजराइल में, वहां भी आईडीएफ बेस है। वहां पर लीमैन बटालियन एक आईडीएफ की है, उसको उन्होंने हिजबुल्ला ने
रॉकेट से मारा। और वो जो लीमैन जो 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 इलाका है, ये इसमें जो है पहली बार हिजबुल्लाह ने मारा। अच्छा, एक चीज़ देखिए और बड़ी हुई कि गाज़ा में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई कि ये आपको बताएं कि मध्य गाज़ा के पास की बात है। मध्य गाज़ा में पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने अपने 2 मरकबा टैंकों पे आरपीजी शेल से मारा। एक मरकबा टैंक उसमें पूरी तरह से उड़ गया। एक मतलब आप सोचिए, दो हमास के फाइटर्स थे, 2 मरकबा टैंक्स थे, उन पे उन्होंने फायर किया और उसमें पूरी तरह से उसमें से एक जो है वो तो मतलब क्षतिग्रस्त हुआ, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। एक उड़ गया और उड़ के उसका एक हिस्सा एक बगल की इमारत की 4थी मंजिल पे मिला। एक बगल की इमारत की 4थी मंजिल पे उसका एक हिस्सा मिला। तो ये अब इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं और जिनके पूरे वीडियो सामने आते हैं, पूरा मतलब दिख रहा है साफ कि वो हिस्सा उड़ रहा है और उड़ के वो 4थी मंजिल पे जा रहा है। 4थी मंजिल पे और फिलिस्तीनी बैठे हैं, उस हिस्से को लेके वो इजरायलियों का उपहास उड़ा रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है लड़ाई में, ये जंग है, इसमें उपहास उड़ाना, इसमें ह्यूमिलेट करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। साम दाम दंड भेद सब आपको जंग जीतनी है तो जंग जीतनी है, खत्म। यही देखिए हमास को अलग करता है दूसरे बहुत सारे रेजिस्टेंस फाइटर से, या दूसरे बहुत सारे ऐसे लोगों से जो कहीं ना कहीं किसी आदर्शवाद में आके या मानवतावाद में आके इस तरह के हो जाते हैं। अब इनका मानवतावाद जो हमास का है वो यही है कि हम औरतों और बच्चों को टच नहीं करेंगे। हम इजरायली, जब तक कोई लास्ट एकदम ऐसी स्थिति ना बन जाए तब तक हम औरतों और बच्चों को टच नहीं करेंगे। लेकिन उनका मानवतावाद ये नहीं है कि हम इजरायली सोल्जर्स को कोई रियायत देंगे। नहीं, ये तो मतलब कोई सवाल ही नहीं है कि इजरायली सोल्जर्स को हम कहीं से कोई रियायत दें। और उनके बारे में, और उनको हम पूरी तरह से, उन्होंने हमारे साथ जो किया है वो तो किया ही है, उसके केवल उसकी वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि जो राष्ट्रीय लिबरेशन की लड़ाई होती है वो यही होती है, ऐसी होती है। 1857 में भी जहां अंग्रेज देखो उसको मारो, ये पूरी बात, या उसका कोलैबोरेटर, या जो हिंदुस्तानी अंग्रेजों के साथ उनको मारो। ऐसे लाखों अंग्रेज और उनके जो कोलैबोरेटर्स हैं मारे गए थे 1857 की लड़ाई में। उसी तरीके से यहां भी देखिए, जो इजरायली सोल्जर है उसको देखते ही मार दो, उसको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। इजरायली सेटलर है उसको देखते ही मार दो, और उसके साथ जो फिलिस्तीनी कोलैबोरेटर्स हैं उनको भी मार दो। ये देखिए बहुत साफ बात है। अब इसके बाद देखिए एक बड़ी घटना हुई, इजराइल ने एक डेड सी देखिए जॉर्डन में, जॉर्डन और इजराइल के बीच में डेड सी है, मैं वहां पर गया हूं। और ये इस्लामिक मतलब इराक ने एक मिसाइल छोड़ी डेड सी के उस तरफ, इधर जॉर्डन है, बीच में डेड सी में कोई तैर नहीं सकता, उसकी सलाइन जो उसका लेवल है सॉल्ट का बहुत हैवी है, तो वो कोई तैर नहीं सकता, ना कोई उसमें से नौका जा सकती है ना कुछ जा सकती है। बिल्कुल एक लेक की तरह, बड़ी लेक की तरह, नाम है डेड सी। उधर एकदम इजराइल, इधर जॉर्डन। तो वहां पर जो इजरायली हिस्सा है इराक से, सोचिए इराक जॉर्डन के भी पीछे, वहां से इन्होंने मारा, जॉर्डन के ऊपर से पूरी मिसाइल गई और डेड सी के पास जो एक आईडीएफ का इंस्टॉलेशन है वहां पर वो स्ट्राइक किया। और ये सीक्रेट इंस्टॉलेशन है, इसके बारे में जॉर्डेनियंस भी नहीं जानते हैं, जॉर्डेनियंस को भी इसके बारे में आइडिया नहीं है। और इराक ने इस तरह से ढूंढ के चीज़ों को देखिए कैसे कर रहा है। उसके बाद आप देखिए कि ट्यूबस में जो लड़ाई हुई वो आज उसने वाकई, मतलब मैं आपको बताऊं कि जो वेस्ट बैंक है, क्योंकि ट्यूबस वेस्ट बैंक में है और ट्यूबस में बहुत दिनों से कोशिश हो रही है, जूइश सेटलर्स को भी हथियार दे के फिलिस्तीनियों के पीछे आईडीएफ ने भेजा, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन आज जो फाइटर्स निकले, जो कम से कम आप सोचिए 12 से 15 फिलिस्तीनी फाइटर्स मशीन गन लेके निकले और इजरायली सेटलर्स के जो उनके जो घर हैं उसके बाहर से निकले, वो उसके सामने से निकले। तो जो जैसे इजरायली आईडीएफ की सेना मार्च करती है ना आर्म्ड होके फिलिस्तीनी गांवों के सामने से, और उनको आतंक फैलाने के लिए, हिंदुस्तान में भी इस तरह से बहुत बार होता है, तो आतंक फैलाने के लिए जो ये फ्लैग मार्चेस होते हैं, वो फ्लैग मार्च फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने कर दिया। और वो फ्लैग मार्च उन्होंने वो जो टैंक का हिस्सा जो 4थी मंजिल में पहुंचा था, वो कैसे वेस्ट बैंक पहुंच गया 2-3 घंटे में, उसको लेके वो चल रहे थे। और वो कह रहे थे कि ये हालत हम करेंगे तुम्हारी, सेटलर्स को कह रहे थे कि ये हालत हम करेंगे तुम्हारी, तुमने हाथ तो लगा के देखो किसी फिलिस्तीनी को। और उसके साथ साथ करीब 6 सेटलर्स की लाश
आज मिली है 6 जूविश सेटलर्स की लाश जो कि मारे जा चुके हैं फिलिस्तीनियों द्वारा। और ये जो पूरा मामला है, ये जो 6 सेटलर्स की लाश मिली है, ये उसके बाद सामने आया जब पिछले कई दिनों से सेटलर्स हथियारबंद होके फिलिस्तीनी गांवों पे हमला कर रहे हैं। तो ये उसी हमले में 6 सेटलर्स मारे गए। फिलिस्तीनियों की तरफ से शुरू में लोग मारे गए थे जब इस तरह के हमले शुरू हुए थे करीब 2-2.5 महीने पहले। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो पूरी स्थिति वहाँ पर है, जो जनता जो फिलिस्तीनी जनता हथियार लेके निकल रही है और सेटलर्स जो हैं उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, उस सिलसिले में 6 सेटलर्स की लाश मिली। ये देखिए बड़ी घटना है। इसको कहीं ना कहीं इजराइल बहुत ही गंभीरता से ले रहा है। उसके बाद देखिए इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक्स की लेबनान में आज कफ्र किला, ऐता अल शब, और उसके बाद एक और बड़ी घटना होती है कि जहां पर जो एक डिप्टी डायरेक्टर ऑफ यमनी आर्म्ड फोर्सेस, उनका बयान आता है। उनका बड़ा ज़बरदस्त बयान है। उसमें ये उन्होंने कहा कि जो पिछले 48 घंटे से हो रहा है, क्योंकि देखिए बाकी सारे देशों की जो नेवी है ज़्यादातर या मर्चेंट शिप्स हैं, वो वहाँ रेड सी पे उन्होंने आना बंद कर दिया। तो पिछले 48 घंटों से क्या हो रहा है? पिछले 48 घंटों से एक्चुअली अमेरिका और यमन के बीच में एक अनडिक्लेयर्ड वॉर चल रही है। सोचिए, अमेरिका और यमन के बीच में एक वॉर चल रही है। अमेरिकन वॉरशिप्स वहाँ पर हैं, वो लगातार यमन पे फायर कर रही हैं और यमनीज जो हैं वो अपनी तरह से उसका जवाब दे रहे हैं। और उनका बयान आया कि अगर ये चीज़ शुरू हो गई तो उसको ऑफिशियल क्यों नहीं कर देते हो? ऑफिशियली अमेरिका और यमन की लड़ाई घोषित कर दो। और कुछ दिनों में यमन घोषित कर भी देगा अपनी तरफ से दैट वी आर एट वॉर अगेंस्ट अमेरिका एंड ऑल टारगेट्स आर लेजिटिमेट फॉर अस। तो ये देखिए जो पूरी बात है, ये एक बयान आया, ये डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द मॉरल गाइडेंस डिपार्टमेंट ऑफ द यमनी आर्म्ड फोर्सेस, और उन्होंने यही कहा है कि इट सीम्स वी आर एंगेजिंग इन अ बैटल विद द अमेरिकन अकॉर्डिंग टू द राउंड सिस्टम, कि पहला राउंड ये, दूसरा राउंड ये, इस तरह की पूरी लड़ाई हो रही है। और पहला राउंड जो है 48 घंटे पहले खत्म हुआ और हम जीत गए। दूसरा राउंड अब शुरू हो रहा है और दूसरे राउंड में हमारी तैयारी पूरी है। हम पूरी तरह से हमला करेंगे और अमेरिका पर विजय प्राप्त करेंगे। ये देखिए पूरी बात है, एक बड़ी चीज़। हम कल फिर आपके बीच हाजिर होंगे नई खबरों को लेके। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।